मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र में इतिहास का मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे आज पूरा, ठीक है ना। इससे पहले आप अगर प्राचीन भारत नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको प्राचीन भारत के इतिहास का पूरा 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे। और मेरे साथियों, यह क्लास आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे क्लास में। और इसके बाद सारे आपको जो है टॉपिक बाय टॉपिक इसका पूरा डिटेल भी दिया गया है, जिससे मेरे साथियों पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था मेरे साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था इसका कार्यकाल। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसारपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की, ठीक है, देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीली स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह ख्वा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसारपुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर एक आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता था। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दी। मेरे साथियों, इस प्रकार जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी कहानी थी, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा पूरा, ये सारे कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कहानी थी। और इस कहानी से कुतुबुद्दीन कहाँ से कहाँ तक मिला और ये पूरा देख लिया आपने। और चलते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ थी मेरे साथियों? लाहौर थी, ठीक है ना। ये ऊपर वाला व्याख्या पढ़ लीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा। आगे क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। क्या है मेरे साथियों? मस्जिद है। तो उसका पूरा डिटेल देखिए। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी ऐबक को, ठीक है ना। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल नासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। मेरे साथियों, इसको एक एक पूरा जो डिटेल को पढ़ते चलिएगा, जिससे क्वेश्चन देखने में आसानी होगा। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था, ठीक है ना। और शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता
प्रदान किया था। किसको अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सुन लीजिए। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोरे के मोहम्मद शाम, ठीक है, मोहम्मद गोरी जिन्हें कहा जाता है, ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हासी अख्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया, ठीक है ना। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसने कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे क्रमशः कुहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की का शक्ति का भी विस्तार भी किया, ठीक है साथियों। तो आगे है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? वो थे बख्तियार खिलजी, ठीक है ना, बख्तियार खिलजी थे। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 3 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर के आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक जो सुशासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने पुस्तक तबकात ई नासरी में बिहार में उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। साथियों आगे क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है फिर साथियों? तो ये तबकात ई नासरी से प्राप्त हुआ है, तबकात ई नासरी से। आगे क्वेश्चन, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि आपने डिटेल ऊपर देख लिए हैं। आगे है, इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है, सूबेदार प्रथम नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं रायगढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तोलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐबाज को पराजित किया। ऐबाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐबाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बलबन, ठीक है, बलबन हो जाएगा। आइए थोड़ा इनका एक नज़र देख लेते हैं। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत एक खुदान है और इसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिले उल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुंगरा खान से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी साथियों? बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाए थे। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों को आलोचना का अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों का और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने इस कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ठीक है, किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, ठीक है ना। आगे है, जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन
अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था, ठीक है, जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में, ठीक है, राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा के सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा को अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासरी अमीर उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। आगे क्वेश्चन मेरे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरोध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ठीक है ना, तो कौन थे? जफर खान थे, ठीक है, जफर खान थे। और इनके बारे में पूरा पढ़िए कि अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जाफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। ठीक है, आगे है रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? ठीक, उनके पति का नाम जो है राणा रतन सिंह है। ठीक है, राणा रतन सिंह है। पद्मावती की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सेबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सेबा से की थी और संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। आगे क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक है, तो था रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन के आक्रामक के समय जो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाद होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसे कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मेरे साथियों, इसका डिटेल जो है आप जो देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ठीक है ना, का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, इसके पूरा डिटेल पर चलते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मलिक तथा मख आदि के रूप में मिली थी। इस फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। मलिक जो थे, जो स्वराज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदार, पेंशन तथा वक्त तथा धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि। ठीक है ना। आगे है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान कराया था? तो था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा था
जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों में के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इन किसानों का जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। आगे है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा क्या था मेरे साथियों? बहुत इंपोर्टेंट, वेरी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये हो जाएगा खैरात ए अस्पताल। एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसने कुशल हकीम रखे। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? तो मेरे साथ उसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। आगे है फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर अपने बेकारी की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। ठीक है साथियों, और इसका डिटेल बहुत अच्छा लगता है और इसको अंत तक आप जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक घटना चक्र का पूरा श्रेय पहुंच जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम थे वो थे फिरोज तुगलक के। ठीक है ना, फिरोज तुगलक के दरबार में फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए क्या एक पृथक विभाग दीवान एवं बंदगान का नाम से जाना जाता है का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था। ठीक है ना, कभी कभी जो से जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन मेरे साथियों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ठीक है ना, किसने किए थे? वो थे फिरोज तुगलक ने। ठीक है ना, किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने बागबानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। ठीक है, आगे है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो किस राजा के शासन काल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। ठीक है ना, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी के शासन काल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों, ये हो जाएगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो है सैयद वंश की जो है स्थापित हुए थे। ठीक है ना, इसके डिटेल पर चलते हैं। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तैमूर ने आक्रमण जो किए थे 1398 ईस्वी में तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नासरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु दौलत खान के सूबेदार खिज्र खान ने पराजित कर दिया और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा में है? ठीक है, हो जाएगा सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है ना, तो उनके बारे में जान लेते हैं। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग व्यक्तियों की सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है, और जिनका नाम फरंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था और वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। साथियों, इनका पूरा इतना डिटेल था। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। ठीक है ना। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। मेरे साथियों देखिए, एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है ना, तो इतना याद रहेगा कि विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था और इन वर्ष 1336 में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था और इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, आगे चलते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को गोवा से छीना था। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। ठीक है ना, बहमनी राज से भी उनका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव वह गोवा छीनना था। वह शिव का उपासक था। वह क्या था? शिव का उपासक था। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ठीक है ना, तो वो था कुली कुतुब शाह था। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ठीक है ना, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारगल, ठीक है, कोंडबिंदु आदि के किले जीत लिया। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाही सेना पराजित हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? मेरे साथियों, इस सारे क्वेश्चन आपको देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन है वो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। मेरे साथियों, इसको अगर एक बार में होता है 2 बार 3 बार आप जरूर इसको 2 बार कम से कम जरूर देखिएगा सारे क्लास को। ठीक है ना, तो विजयनगर राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? ठीक है, भू राजस्व, इनके बारे में जान लेते हैं। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड,
का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट भूमि का नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठन्ने, ठीक है, अश्वत्थ या अथवन कहा जाता था। ठीक है, विभाग को अठवन कहा जाता था। ठीक है, आगे है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है हम्पी में मिलता है। कहाँ मिलता है? हम्पी में मिलता है। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। ठीक है ना साथियों, आगे चलते हैं। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, ठीक है, रक्षा विभाग से। इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। किसने किए थे? बलबन ने किए थे। आगे शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। कहाँ थी साथियों? रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। कहते क्षत्रिय घोषित, मानो क्षत्रिय घोषित करते हुए क्या किया? राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज का संस्थापक मेरे साथियों ये था अलाउद्दीन हसन। कौन था? अलाउद्दीन हसन था। दक्कन के अमीरान ए सदाह अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान, ठीक है, जिसे हसन गंगू 1347 से 1358 नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित स्थापत साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम असानाबाद रखा। ठीक है, असानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। उसमें बीजापुर की सम्मिलित थी। बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। आगे मेरे साथियों पहला जिस आगे क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ठीक है, तो ये था मराठा भू राजस्व से। तो मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। ठीक है, इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? कौन इंगित करता है? ठीक है ना, तो इसका 1, 3 और 4, ठीक है ना, खराज, उस्र और मतुई। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं पूरा डिटेल। खराज, उस्र और मुक्तोय भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया?
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज के 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने सिर्फ सी माना है। ठीक है, आगे है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहारवर्दी संप्रदाय। ठीक है, सुहारवर्दी संप्रदाय। इसके जैसे इनके डिटेल पर चलते हैं। भारत में सुहारवर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी कार्यकाल से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए थे। वे हैं इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन और संपत्ति की साधना में बाधक नहीं मानते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शेरशाह इस्लाम शाह दोनों था। शेरशाह और इस्लाम शाह दोनों था। तो इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ठीक है, और संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। आगे है जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध, ठीक है, तो राज कानून से था। ठीक है, जवाबित का संबंध राज के कानून से था। ठीक है, आगे चलते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? किन धातुओं के थे? तो चांदी तांबा। ठीक है ना, सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। आगे चलते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में कागज का प्रयोग जो है 12वीं शताब्दी से हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। ठीक है ना, तो कब से हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में। आगे है तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो कौन था? मिनहाज उस सिराज था। मिनहाज उस सिराज। तो तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया। यह ग्रंथ 2 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और कुतुबा पढ़वाया था। आगे है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। ठीक है ना, तो उनके बारे में जान लेते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया।
क्या ना, भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना। वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। ठीक है। आगे चलते हैं। वही दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उसने मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वार आएगा तो मैं दूसरे के द्वार बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। ठीक है, इनकार कर दिया था। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। क्या थे? महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे है 12 मासा की रचना किसने की? तो 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने किए हैं। तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना। आगे है पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपने गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है ना। तुर्की भाषा में लिखा गया था तुजुक ए बाबरी। तो मुगल सम्राट की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? प्रथम बार आक्रमण जो है 1532 ईस्वी में किए थे। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने। ठीक है ना। हाजी बेगम ने था। उनके बारे में जान लीजिए कि हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मिर्जा गियास यानी ईरानी वास्तुकार थे ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परिध एक बाग की रचना हुई। ठीक है ना मेरे साथियों। आगे है हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदम बेगम ने की थी। किसने किए थे? गुलबदम बेगम ने किए हैं। ठीक है। बाबर की शहजादी गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में
जिसे कुछ भी स्मरण हो उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। आगे है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रमांकित करे। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। हुमायूं द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध हुआ था वो था देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को पराजित किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, ठीक है। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खान यानी शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई, ठीक है ना। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं के एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, ठीक है ना। वो था शेरशाह सूरी ने, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। तो 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान यानी शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था, ठीक है ना। आगे है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है मेरे साथियों। आगे चलते हैं इनके डिटेल में। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरों पर बना है। कलिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई है। आगे है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, ठीक है ना। तो कौन थे साथियों? ये थे हकीम खान। कौन थे? हकीम खान थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खान के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान शुरू कर रहा था। राणा की सेनाओं में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया, ठीक है ना। क्या क्या आगे छापामार युद्ध का सहारा लिया था। आगे निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर दिया था? कौन सा मुस्लिम शासक जो थे तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? वो थे अकबर ने, ठीक है। इनके डिटेल पर चलते हैं। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है, ठीक है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद पर और अधिकारियों एवं कर्तव्यों को विख्यात उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसे हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में, ठीक है ना, दास प्रथा 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त 4 बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है साथियों। इनका पूरा डिटेल था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 में। बंगाल तथा बिहार को जो है मुगल साम्राज्य मिलाया था 1576 ईस्वी में। 1572
1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खान एवं हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है ना, तो 1576 मिला लिया गया। आगे क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? भारत में किसके शासनकाल में? तो उस समय अकबर था। ठीक है ना, अकबर के शासनकाल में हुए थे। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में कंपनी का गठन किया। इनका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ठीक है, इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556-1505 ईस्वी में इस दौरान भारत का अकबर बादशाह था। ठीक है, बादशाह अकबर था। ठीक है ना, और अकबर का कार्यकाल जो है 1556 से 1605 था। आगे है कि आइन ए कबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन ए कबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन ए कबरी जो थे वो थे अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। तो आइन ए कबरी अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृतांत है। ठीक है ना, आगे है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरादुरा संगमरमर सोने तथा कीमती पत्थरों की जरावट लगी हुई है। ठीक है ना, तो पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीनकारी न्यून में से किससे संबंधित है? पिटाड्यूरा किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है ना, पर्चिकारण से संबंधित है। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल देख लीजिए। पच्चीकारी या प्राचीनकारी पिटाड्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। अध्यात्म है कि भारत में पिटाड्यूरा नाम का जराऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाद उद दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? बटाई शब्द का अर्थ क्या है? लगान निर्धारण का तरीका। बटाई शब्द का अर्थ जो है लगान निर्धारण का तरीका। इनका पूरा डिटेल जान लेते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। ठीक है, 3 प्रणालियां कौन कौन है? नक्श या मुक्ताई अथवा कनकुत, दूसरा है नकदी अथवा जब्ती तथा तीसरा है गल्ला बख्शिया बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई एवं रास बटाई। आगे क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। और इनके बारे में जान लेते हैं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार चिगार खाना, जबकि अनु मनुजा की पुस्तक एक कीर्ति
कॉल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग डरिंग अकबर्स रेजिंस के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर प्रपत्र में इस कथन का उत्तर विकल्प बी माना है। ठीक है साथियों, आयोग ने इसको क्या माने हैं? अकबर माने हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। आगे है, आगे दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया, इनके बारे में पूरा जान लेते हैं। पहले अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ। बंदाइनी और शाह नवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 15 वर्ष लगे थे। और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुसद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया और इसमें करीब 1400 चित्र हैं। अभी सभी चित्र 27 इंच गुने 20 इंच आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियों के एक तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। तो साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, अनेक चीज का इसमें सर्वप्रथम दस्ताने अमीर हमजा है। ठीक है ना, जिसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? किसके दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में हुआ था। तो इनके बारे में जान लेते हैं। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। व्यक्ति विशेष का चित्रण, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। ठीक है, चित्रकला का विकास हुमायूं के शासन काल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासन काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किंग एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दशवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ठीक है, तो अकबर थे। ठीक, अकबर थे। दशवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दशवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन अकबरी में गिनाए। दशवंत, बसावन, केशव लाल और मुकुंद मिस्किन, फारूक कलम, माधव, जगन्नाथ महेश, खेमकरण, तारा सांबर और हरिवंश आदि। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ठीक है ना, किसके नेतृत्व में? तो जहांगीर के नेतृत्व में मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। ठीक है ना, जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदानों को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन आरोहण का एक चित्र बनाया था, जिसने जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली तो ये अकबर के थे। किसके थे? अकबर के थे। अकबर के शासन काल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित था। ठीक है ना, साम्राज्य की अधिकतर भू राजस्व यही प्रणाली प्रचलित थी। आगे है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में
इलाहाबाद 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम पिंच ने। ठीक है, विलियम पिंच के बारे में जान लेते हैं कि विलियम पिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। ठीक है ना, 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। आगे है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कौन था? सुल्तान ए जैनुल अबादीन। ठीक है ना, सुल्तान जैनुल अबादीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णुता एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल अबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वेदों का संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी। क्या? दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, और सी अस्पा जो थे इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ईरान की शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार था। ठीक है, झगड़े की जड़ क्या था? कंधार था। कंधार राज ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है कौन कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। चलते हैं इनके डिटेल पर। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुजित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। ठीक है ना, और इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा अथवा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। ठीक है, यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के समकालीन मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, A.L. श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्य युगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। अतः विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? दारुल इस्लाम। ठीक है, औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों मतलब दारुल हर्ब के विरोध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाए। ठीक है, यानी कि दारुल इस्लाम में परिवर्तित न हो जाए। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गोविंद सिंह के जन्म हुआ था। इनके डिटेल चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में
पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुतासिर था, ठीक है, मुतासिर था लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी मुगल प्रशासन में मुंतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना तथा प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। ठीक है, वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उनका नाम सुल्तानपुरी रखा गया था। ठीक है ना। आगे है कि मुगल प्रशासन मदद ए मास इंगित करता है। ठीक है, कौन सा इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। मुगल प्रशासन विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे शिवगाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सत्र करता था तथा सत्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती है थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से चलती रहती थी। आगे चलते हैं। आगे है मीर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, अंतिम सम्राट था मोहम्मद शाह। ठीक, कौन था? मोहम्मद शाह था। इनके बारे में जान लेते हैं कि शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मीर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेनाओं को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने 60,000 रुपये, कई हजार अशरफिया, कई करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस भी ईरान ले गए थे। ठीक है, मीर सिंहासन भी ईरान ले गए थे। आगे है जिस निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ठीक है ना, कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय थे। इनके बारे में जान लेते हैं कि शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। ठीक है, अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल बादशाह की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। ठीक है, 1772 मराठों की सहायता से यह दिल्ली पहुंच सका। वह शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया था। फिर साथियों बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर अगली क्लास में आपको आधुनिक भारत का इतिहास लेकर उपस्थित रहूंगा। ठीक है ना, और इसे पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं, प्राचीन भारत को भी देख लीजिएगा और मध्यकालीन भारत को पूरा आप ऊपर जो एक बार दो बार आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर आपको अगला क्लास लेकर उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।